अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद यकीनन खुशी का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है और तफरीह का दिन है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में अपनी बात लंबी नहीं करना चाह रहा, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमने प्रोग्राम मुरतब किया है आपकी खुशियों के लिए, आपके तफरीह के सामान के लिए। इसलिए शोबिज़ की शख्सियात आज के इस प्रोग्राम में हमारे रूबरू हैं और मीडिया पर्सन हैं। तारफ़ मैं अलबत्ता करा देता हूँ। अमारा मलिक साहिबा ये ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, साथ साथ फ़िल्म आर्टिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आएँ। स्पेशली हाजरा यामीन साहिबा अगेन नादरीन ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, फ़िल्म आर्टिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बिलाल अशरफ साहब ये सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं हैं बल्कि ये तो थिंकर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, फ़िल्म ड्रामा इनके लिए पहचान है। बहुत शुक्रिया बिलाल अशरफ साहब आपने वक्त दिया। और नादरीन हमारे अपने दोस्त, हमारे एंकर पर्सन, हमारे साथी जनाब जावेद चौधरी साहब भी हमारे लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब आपने वक्त दिया। अमारा मलिक साहिबा आप स्टूडियो में, मैं आपसे बात शुरू करना चाह रहा हूँ। ये फरमाइए, गूनागू मसरूफियात होती हैं, ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है? क्या कोई ख़ास एक्टिविटी होती है ईद वाले दिन आपकी? ईद का दिन बस सुबह सुबह उठते हैं, अच्छे से खाने बन रहे होते हैं, मामा बना रही होती हैं, उसके बाद कहीं मिलना मिलाना, कुछ घर पे मेहमान आ रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो फिर भी ईद का दिन बहुत उस तरह से बोरिंग हो गया जिस तरह पहले लोग मनाते थे। मतलब अब तो मुझे लगता है कि ईद जिस तरह हमें करना चाहिए कि रमज़ान इसी का नाम है कि आप किसी की गलती तलाफ़ी को भूल कर उसको गले लगाए, उसको मिले। लेकिन हमारे यहाँ अब ईद बहुत अजीब सी हो गई है। लाइक पहले जिस तरह गांव में या जिस तरह रिश्तेदार थे, बहुत अच्छी सब मिलते थे, हल्ला गुल्ला जुलना, मतलब मेहंदी लगनी, उससे पहले एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अब शायद इतना रिजर्व हो गया कि सुबह आप उठते हो मोबाइल पे लगे हुए, आपका बहुत कम हो चुका है लोगों से मिलना जुलना। और दूसरा मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को माफ़, ईद का नाम ही है कि आप दूसरे को माफ़ करके उसको गले लगाएं। लेकिन अब तो ये है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं और यही चाहते हैं कि लोग भी ये करें कोशिश कि लोगों को उनकी गलतियां माफ़ करें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, जो एक थोड़ा टाइम स्पेंड करें रिश्तेदारों के साथ। लेकिन बाकी ईद अच्छी गई है। आज आप बताएं आपकी ईद कैसी गई है? हम तो बस सारा दिन हम तो काम में लगे रहते हैं। मैं तो बता रहा हूँ हालात ऐसे होते हैं कि हमारे बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ें होती हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या होगा। मसलसल जो थिंकिंग वाली बात है, आप अपने प्रोफेशन में सोचते हैं, हम अपने प्रोफेशन में सोचते हैं। हाजरा यामीन साहिबा, मसाइल ही मसाइल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ईद हमारा एक फेस्टिवल है, खुशियों का दिन है। आप क्या सोचती हैं? आई थिंक वही जो एक बेसिक एसेंस होता है ईद का कि आप घर वालों के साथ गुजारें। और हालात को सोचते हुए मुझे इस ईद पे यही कंसर्न है कि लोग थोड़ा एहसास का मुजाहिरा करें, अपने आसपास लोगों को देखें। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो फाइनेंशियली सिर्फ वही स्ट्रगल कर रहे हो। काफ़ी लोग जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, जो कि दिखाते नहीं है कि वो किसी भी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अपनी आंखें और अपना दिमाग जो है खुले रखना चाहिए इस तरह के लोगों के लिए अपने आसपास, और जितना हो सके एहसास करें, शेयर कीजिए, अपना दिल खुला रखिए, अपना हाथ खुला रखिए, देने वालों में से रहिए हमेशा। मुझे तो यही लगता है कि इस तरह से होना चाहिए। बड़ा हार्ट टचिंग आपका मैसेज है। क्या करें इधर उधर देख के, कैसे हाथ बटाएं? मसलन ये आटा स्कीम चली गवर्नमेंट की, हमने देखा कि लाइनें लगी होती थी। मैं ईद का दिन है, किसी पे तनकीद नहीं करना चाह रहा, बट एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है हम सब के लिए। तो हमारा जो माशरा वैसे भी मुखय्यर हजरात हैं, यहाँ पर चुप करके भी मदद करते हैं। तो क्या करें लोग, कैसे एक दूसरे की मदद करें? देखिए, जो जैसे मैंने आपको कहा कि दिमाग की खिड़कियां जरा आपको खोलनी होती हैं, अपनी आंखें जरा खोल के रखनी होती हैं, अपने सेंसेस जरा स्ट्रॉन्ग करने होते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं, अपने रिश्तेदारों से शुरू करते हैं, अपने दोस्तों से शुरू करते हैं, फिर गैरों तक जाते हैं, देखते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है और आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो हालात आजकल जा रहे हैं, आई डोंट थिंक, मैं सिर्फ अपने लिए बात करूंगी कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आप डिपेंड नहीं कर सकते किसी भी चीज के ऊपर, यू आर आउट ऑन योर ओन।
you have to depend on your own. तो इस सफर में अगर आप थोड़ा एहसास शामिल कर दें और इस सफर में अगर आप लोगों को साथ चलने वाले अगर बन जाएं तो क्यों नहीं. मुझे लगता है कि अगर थोड़ा एहसास पैदा हो जाए, शेयरिंग की आदत पैदा हो जाए, तो काफी लोगों का भला हो सकता है इन दिस प्रोसेस. और ये सोचना आई थिंक बंद कर देना चाहिए कि आपको कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. तो जी, बड़ा मैसेज है. बिलाल अशरफ साहब, एक आर्टिस्ट तो वैसे भी एहसास होता है. आप तो राइटर भी हैं. मैं फिर कहूँगा आपको, मैं थिंकिंग एक एक्टर समझता हूँ. तो खुशियों का दिन कैसे हम एक दूसरे के साथ कम से कम उस स्पिरिट को रिवाइव कर सकते हैं जो स्पिरिट है ईद की. अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो आई गेस सबको ईद मुबारक. एंड आई थिंक जो हाजरा ने बोला बिल्कुल स्पॉट ऑन बोला कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और आप जिस कैपेसिटी में जिसकी मदद कर सकते हैं ऑफ कोर्स वो आप करें. और जो आप फाइनेंशियल पोजीशन है, एंड जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी ही हो तो आप मदद कर सकते हैं. आप किसी तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं. बिकॉज मैं देखता हूँ कि एक खुशी का मौका है और आई थिंक पॉजिटिविटी जो है वो मेन चीज़ है. पॉजिटिव रहना, और अगर कोई लो फील कर रहा है उससे 2-3 अच्छी बातें कर देना भी एक अच्छी शेयरिंग और केयरिंग हो जाती है. तो आई जस्ट थिंक कि हमें बिल्कुल अपनी आंखें, अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और जिसकी हम जिस भी कैपेसिटी में मदद कर सके हमें करनी चाहिए. 1 मिनट रुकिएगा, मैं जावेद चौधरी साहब की राय लूँ. बड़ी मुकद्दम राय है, ज़िंदगी देखी है उन्होंने, दुनिया देखी है उन्होंने. चर साहब, ये फरमाइए कि आपकी यकीनन बहुत मसरूफियात होती हैं. वैसे ईद वाले दिन आप वही ख्यालात में रहते हैं जो अदरवाइज़ आपने कॉलम लिखने होते हैं, आपने टीवी शो करने होते हैं, तजिया करना होता है, या ईद को बतौर ईद मनाते हैं? देखिए भाई साहब, ईद जो है वो बच्चों के साथ मनाई जाती है. और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है ईद एक स्पेशल दिन होता है. और अगर सारे ही बड़े हैं मेरी तरह, गंजे बूढ़े और सड़ियल और थके हुए, उकताए हुए, तो ज़ाहिर है फिर इन लोगों की ईद जो है वो सो के गुजरती है. या अपनी बीवी की झिड़कियाँ ज़्यादा खाते हैं या उनको ज़्यादा झिड़कना शुरू कर देते हैं. उन्हें कहते हैं कि ईद के दिन भी बड़े गंदे कपड़े पहन लिए. तो ये इस किस्म की चक जो होती है ना ईद के दिन होती है. लेकिन मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये वो तजर्बा है जो मैंने किया है, और मेरी आपसे भी, आपको भी मशवरा है कि आप ये तजर्बा करके देखें. ईद का दिन, क्योंकि बच्चे और ईद दोनों इकट्ठे होते हैं. जहाँ पे ईद होगी, हमेशा आप देखिएगा ईद का कोई इश्तिहार भी होता है ना, उसके अंदर आपको बच्चे नज़र आते हैं. तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो फिर आप ईद का दिन यतीम खाने में यतीम बच्चों के साथ गुजारें. आप जो आगोश किस्म के अदारे हैं जो जमात इस्लामी चला रही, बहुत अच्छा अदारा है, वहाँ पे जाएं आप. स्पेशल बच्चों के सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप ईद मनाएं. इसके अलावा SOS के कुछ हैं सेंटर्स हैं, आप वहाँ पे जाएं. वहाँ जाके जो बेवा खवातीन है, या ज़ुमुर्द खान साहब का इधर है H9 में अदारा है, आप वहाँ पे, ज़ुमुर्द खान साहब ने कमाल कर दिया जी, बहुत शानदार अदारा बनाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है. आप वहाँ पे जाएं. तो आप थैलीसीमिया के बच्चे हैं तो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर कोई कैंसर पेशेंट बच्चे हैं तो आप ईद से पहले उनको आइडेंटिफाई करें. आइडेंटिफाई करने के बाद आपके फैमिली के जितने लोग हैं उन सब को तैयार करें कि कोई गुब्बारे तैयार करे, कोई उनके लिए जो पेंटिंग होती है या फेस पेंटिंग होती है उसका मटीरियल तैयार करे. यानी एक एक्टिविटी आप वहाँ जाके बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी है. इधर रुकिएगा नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट, यानी ईद तो है ही एंटरटेनमेंट. पहले कभी फिल्म होती थी, कभी ड्रामे होते थे, कभी थिएटर होता था. अब एंटरटेनमेंट की क्या कैपेसिटी है यहाँ पर? मैं ज़रूर अपने तमाम मेहमानों से ये बात करूँगा, लेकिन ईद के दिन में पॉलिटिक्स हो रही. वेलकम बैक नाजरीन. ईद की खुशियाँ सबकी साझी. ईद के दिन हम आपके लिए ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और मुल्क के बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हमारे साथ मौजूद हैं. हमारा मलिक साहिबा सुपर मॉडल, सुपर एक्ट्रेस, फिर सोशल लाइफ, अभी सोशल मीडिया की आप बात कर गई. ये सब कुछ आप फिर कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, मैनेज तो जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको करना आ ही जाता है. लाइक आपको पता होता है कि आपने किस तरह चीज़ें मैनेज करती हैं. बट ये है कि थोड़ा सा एक्टिंग को, मॉडलिंग तो मैंने थोड़ा कम कर दिया एक्टिंग की तरफ आके. बट मेरे ख्याल से थोड़ा आपके अपने अंदर एहसास होना चाहिए. तो अगर आपको चीज़ें लाइक पता होना चाहिए कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं और सारा कुछ, तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक इफ यू नो. व्हेन यू थॉट टू बी एन एक्ट्रेस,
अच्छा, एक्टिंग का मुझे बचपन से शौक था। अच्छा, बचपन से स्कूल क्रेज में, था। स्कूल कॉलेज में में? टैबलोज कुछ हो रहे हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट अच्छा। कर रही हूँ, बचपन से क्रेज था। यार वो कहते हैं हर पास से पंगा पाना। हर चीज़ में पंगा लिया है मैंने। लेकिन ये हुआ कि बस जब बड़ी होती गई तब शायद वो थोड़ा हुआ कि कहाँ पे, इस्लामाबाद में बेसिकली प्रोडक्शन हाउसेज इतने थे ही नहीं, अभी तो फिर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ना। लेकिन ये अच्छा है कि अब काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब काम हमारा ऐसा बन रहा है कि हम इंटरनेशनल लेवल को उसको मैच कर रहे हैं। आप देख लें हमारी जो मूवी बनी है मौला जट, उसका देख लें कितना। Exactly. सो मूवीज ड्रामाज अब हमारे ऐसे बनना शुरू, कि ड्रामाज तो हमारे खैर हमेशा से बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। लेकिन दूसरा ये है कि शुरू पे कराची में बहुत ज़्यादा, क्योंकि दैट इज़ अ मेन हब, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम था। अब बहुत अच्छी बात है कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और लेकिन ये अच्छा है। तो इस्लामाबाद में अदरवाइज भी इस्लामाबाद के बारे में है कि बोर सिटी है, यहाँ हाँ। कुछ आर्ट कुछ नहीं है, यहाँ सिनेमाज नहीं होते, यहाँ कोई फिल्म नहीं बनती, तो वो कैसे गैप फिर फिल किया जाए? अच्छा, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के जो बाहर के लोग हैं ना, कराची लाहौर, उनको लगता है कि बहुत बोरिंग है, हमें वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। मैं कराची गई हूँ एंड आई थॉट कि यहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ, पक्का नहीं रह नहीं सकती क्योंकि हमें इस्लामाबाद की आदत है। लेकिन काम के लिए आप जाओ, काम करके वापस आ जाओ। इसी तरह ये मैनेज कर रहे हैं कि बस जो भी प्रोजेक्ट आता है आप जाते हैं वहाँ पे रह के फिर वापस हमारे लिए तो वैसे कराची और लाहौर का जो रश है हमारे लिए तो वो भी बहुत ज्यादा हमारे नर्व्स पे हो जाता है, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है। बिलाल अशरफ साहब, ये जो गैप वाली बात सिर्फ इस्लामाबाद से, अब मैं ज़रा एक्सपेंड करूँ, हमारे मुल्क में कभी बड़ी फिल्में बना करती थी। सच्ची बात करूं, मैं बहुत फ़ैन हूं फिल्म देखने का। मैंने बहुत फिल्में, मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़ी फिल्में देखी। फिर गैप आ गया, हमारे यहाँ ड्रामा बनना भी बंद हो गए, अब रिवाइव हो रहा है। तो इस गैप ने हमारे नौजवानों को या उस जनरेशन को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। आप चूँकि फिल्म आर्टिस्ट भी हैं, विजुअल एक्सपर्ट भी हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक फिल्में अभी भी बन रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रही, बट मुझे लगता है कि जब से ये कोविड आया है तब से चीज़ें चेंज हुई हैं, और सोशल मीडिया जो है उसने बहुत तेज़ी पकड़ ली है। एकदम से टिकटॉक पहले नहीं होता था, आया, बहुत बड़ा हो गया, इंस्टाग्राम बड़ा हो गया, तो अब आई थिंक ऑडियंस का जो टेस्ट है, जो पैलेट है, वो भी चेंज हुआ है, आई फील। और लाइक आई सेड कि कोविड की वजह से भी जैसे जितने भी ये वेब सीरीज हैं या टेलीविजन है, वो टेलीविजन तो खैर हमेशा से पाकिस्तान में बड़ा रहा है और मुझे लगता है रहेगा, क्योंकि वो एक मास मीडियम है जो कि हर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कोई उनको जाके कोई सर्टन इकोनॉमिक क्लास से होने की जरूरत नहीं है कि इतने पैसे बनाएंगे तो सिनेमा के टिकट लेंगे। तो मुझे लगता है कि मास ऑडियंस है हमारी टीवी की, हमेशा रहेगी। सिनेमा की जहाँ तक बात है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इसमें जितने भी सिनेमा ओनर्स हैं उनको साथ बैठना चाहिए और उसको एक इंडस्ट्री की तरह बनाना चाहिए। मैं कुछ कड़वी बातें करूंगा यहाँ पे कि एक तो जो सिनेमा जिनके हैं उनको फिल्म, आई थिंक पाकिस्तान में होता है कि जो सिनेमा ओनर्स हैं वो फिल्म भी बनाते हैं, जो फिल्म बनाएंगे तो अपनी ही फिल्म लगाएंगे, दूसरों की फिल्म नहीं लगाएंगे, प्लस द प्राइस ऑफ द टिकट लेगा, उसके बाद फिर भाग जाएगा। तो यही होता है हमारे साथ। हाजरा यामीन जी, ये बाहर की फिल्में आया करती थी, लोग देखते थे, पर्टिकुलरली लेट मी टॉक अबाउट इंडियन मूवीज़। अब इंडियन मूवीज़ की बात हुई, वो फ़न है, आर्ट है, उसकी तो कोई सरहदें नहीं होती, लेकिन अब ना हमारी फ़िल्म उधर जा सकती है। ये नहीं है कि हम फिल्में नहीं बना सकते, हमारे माजी में बहुत अच्छी फिल्में, हमारे ड्रामे बहुत अच्छे। अमृतसर की सड़कें बंद होती थी जब ये अंधेरा उजाला चलता था, लेकिन जब आर्ट की हद नहीं होती, सरहद नहीं होती, फिर हमारे लोगों के लिए कोई इंजॉयमेंट की फैसिलिटी, कोई एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये बहुत एक सैड रियलिटी है और ये एक माइंडसेट है और ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है अवाम से कि अगर पॉलिटिकल लेवल पे जो है कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मसाइल हैं, तो कहीं ना कहीं अवाम से एक्सपेक्टेशन आ जाती है और अवाम का ऑब्वियसली अपनी हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क की तरफ जो है लॉयल्टी दिखाने के लिए दे स्टार्ट हेटिंग द सेम थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं से आपके मुल्क को हार्म कर रही है। और इसके अंदर फिर आर्टिस्ट जो हैं और इसके अंदर आपके जो मीडिया के जितने भी मीडियम्स हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सैड रियलिटी है और ये क्राइसिस है जिससे हम गुजर रहे हैं। बिकॉज अगर ये बॉर्डर्स हट जाए तो आई थिंक I don't believe in borders when it comes to art. It's as simple as that.
जहाँ तक जैसे बिलाल ने अभी बात की एक्सेसिबिलिटी की और वो सबको चाहे कि इस पॉइंट पे आपके जितने भी जो आपकी सीरीज हैं, आपके डिफरेंट मीडियम्स बन चुके हैं, और कुछ में आप देख सकते हैं कि यू कैन आइदर पे अ फी जो कि बहुत मिनिमल होती है और वो 1 साल तक चलती है आपकी सब्सक्रिप्शन, कभी कभी आपको महीने थोड़े से पैसे देने होते हैं, या फिर आपकी यूट्यूब पे आपके चैनल्स खुल गए हैं जिसमें आपने सब्सक्राइब करना होता है विदाउट गिविंग एनी फी एट ऑल। तो ये जो है एक चीज सबसे अच्छी निकली है, बिकॉज ये इस चीज ने ऑडियंस को ये मौका दे दिया है अपना जो विजुअल कंटेंट जो वो देखते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने का, क्योंकि टीवी का जो हमारा कंटेंट है वो काफी हद तक मोनोटोनस हो गया है। तो इंटरनेट की वजह से जो है ये फैसिलिटी, थैंक गॉड ये ऑडियंसेस के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है और ये एक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है टू मेक देयर मार्क, टू मेक देयर स्पेस इन द इंडस्ट्री। उनको मौका मिल रहा है कि वो और जगहों पे अपना टैलेंट दिखा सकें। आप सोशल लाइफ भी होती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है, फिर ये एक्टिंग भी करनी है, ड्रामा भी करना है, फिल्म भी करनी है, कैसे आप मैनेज करती हैं टाइम को? जैसे सब मैनेज करते हैं जो एक्टर्स होते हैं, आई थिंक पर्सन, और जैसे मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये जो है एक जैसे कोई भी जॉब होती है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जॉब्स करते हैं, उसी तरह एक्टिंग की जॉब होती है। आपको अपना होमवर्क करके जाना होता है, अपनी प्रिपरेशन करके जानी होती है। यू डू योर जॉब, यू डू योर बिट, यू कम बैक होम टू योर फैमिली। हाँ, हमारे वर्किंग आवर्स जरा रिडिकुलस होते हैं थोड़े ज्यादा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से कुछ ज्यादा ही हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। ऑब्वियसली क्रिएटिव जॉब, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंटेड जॉब, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, बट हाँ मैनेज हो जाता है बिकॉज व्हेन यू लव व्हाट यू डू। So this is all the passion, this is all the passion that you contribute for your profession. अमारा जी, ये सोशल मीडिया की आपने भी बात की, सब बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, ये एक नोवल चीज़ तो है। हम कहें सिनेमाज नहीं हैं, फिल्में तो इंटरनेट भरा हुआ है, जिस दुनिया के जिस मुल्क की फ़िल्म निकाल के देखना चाहें। ये एक नया ट्रेंड को हमारे एक्टर्स, हमारी एक्ट्रेसेस उसको कैसे टैप कर सकती हैं? सोशल मीडिया को? जी देखिए, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया अब तो बहुत एक इजी अप्रोच है सबके लिए, जो भी कुछ करना चाहे या कुछ कंटेंट करना चाहे। हमारे जो यूट्यूबर्स या कुछ भी हैं, टिकटॉक देख लें आप, कितना है कि कुछ जो अच्छे लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इजी अप्रोच हो चुका है कि अब वो कुछ बनाते हैं, वो मतलब हर किसी के लिए इजी है लोगों के लिए देखना। वरना पहले जो जिसको एक्टिंग या किसी का पैशन है उसके लिए बहुत मुश्किल होता था कि यहाँ से, जिस तरह मैंने कहा कि प्रोडक्शन हाउसेज यहाँ पे नहीं है, तो अब उनके लिए भी आसान है कि जो बहुत गाँव के लोग हैं या जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। बहुत हमारे पाकिस्तान में तो टैलेंट भरा पड़ा है, बट मसला ये है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी एक वे हो गया कि अब वो इंस्टाग्राम किसी भी जगह पे अपना कुछ जो टैलेंट है वो दिखाते हैं, दिखा हाँ, ये मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो चुका है। इधर रुकिएगा, मैं जावेद चौधरी साहब की राय लेता हूँ एग्जैक्टली इसी मामले पर कि जब हम बड़े हो रहे थे, हम सारा दिन हमारे कानों में इंडियन गाने आते थे। ज़ाहिर अच्छे गाने हैं तो इसलिए हर कोई सुनता था, वो रेडियो पे आते थे, फिर टेप रिकॉर्डर आए, फिर वीडियो रिकॉर्डर आ गए, VCR आ गए, फिल्में आती थी, वो बंद हो गया। हमारी अपनी इंडस्ट्री भी बंद हो गई। नदीम, मोहम्मद अली, शबनम, जितने मोहित मुराद, जितने अच्छे अदाकार होते थे, जितनी अच्छी फिल्में होती थी, नहीं बन रही। कहाँ जाए हमारे नौजवान? उनको भी तो तफरीह के मौके चाहिए। थिएटर बंद, ड्रामा बंद। चौर साहब, ये वैक्यूम कैसे फिल? वो बेसिकली हम खुशी के खिलाफ हैं जी। आप देख लीजिएगा, कोई आदमी खुश हो ना, सारे मोहल्ले को बड़ी तकलीफ हो जाती है कि इसके बड़े दांत निकल रहे हैं। और आप अगर कोई साफ कपड़े पहन के बाहर चला जाए ना, उसे कहते हैं इसके कपड़े ख़राब करना हमारा जो ना फ़र्ज़ हो गया। किसी ने नया घर बनाया ना, उसकी दीवार ख़राब कर देंगे, उसकी घंटी तबाह कर देंगे। बेसिकली हम खुशी के खिलाफ हैं। तो सोसाइटी के अंदर पहले खुशी होती थी, वो गानों के साथ हो जाती थी, वो फिल्मों के साथ हो जाती थी, वो स्पोर्ट्स के साथ हो जाती थी, वो मेलों के साथ हो जाती थी, वो जो लोग एक दूसरे के साथ बैठ के गप लगाते थे वो हो जाती थी। अब क्योंकि हम एक एंटी हैप्पीनेस, एक एटीट्यूड हमारा डेवलप हो गया, तो हम किसी शख्स को खुश नहीं देख सकते। लिहाजा आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैप्पीनेस के मीडियम्स हैं, हमने सब एक एक करके बंद कर दिए और अब हमारे पास सिर्फ यही रह गया। अब हमारे पास सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई। खुशी की स्पिरिट कैसे रिवाइव कर सकते? उसकी वजह यह है कि आपने एक्टिविटी क्रिएट करनी है। अब देखें ना, सेंट्रल एशिया ना, वहाँ पे नौरोज होता है, आप मार्च के
महीने में पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर नौरोज़ होता है, कोई 9, 10, 11 दिन वहाँ पे एक जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बसंत बंद है। पाकिस्तान की ना एक मैनेजमेंट है, इसको कहते हैं बंद मैनेजमेंट, कि अगर सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए सड़क बंद कर दें, अगर किसी का गला कट गया है तो बसंत बंद कर दें उस टाइम, अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई किसी बैंक में फ्रॉड हो गया तो अकाउंट्स बंद कर दें। तो एक बंद मैनेजमेंट है, तो इसमें हमने खुशी को भी बंद कर दिया। तो बेसिकली भाई आप खुशी क्रिएट करें, कोई ये पार्क्स हैं, पार्क्स के अंदर मेले लगाएं ईद के दिन, ना हो तो हर महीने के अंदर कुछ 2-4 दिन होने चाहिए जिसमें मेला लगे, जिसमें बच्चे हैं, आपने चर साहब मेलों का जिक्र करके हमें फिर अपना बचपन याद करा दिया। बड़े मेले होते थे, यही मौसम होता था आलम लोहार के मेले मार्च आलम लोहार का थिएटर आया करता था, थिएटर कहाँ चले गए उस्ताद गामन का थिएटर आया करता था। दूर दराज गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, बाली जट्टी होती थी जी, बाली जट्टी होती थी। मैं नादरीन ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे मुल्क में इत्तेहाद भी हमने कायम रखना है, नफरतें ख़त्म करनी है, कैसे होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, एक बार फिर कहूँगा आप सबको ईद मुबारक। ये कौम तकसीम है, बहुत सारे मराहल मुश्किल हैं हमारे लिए, लेकिन हमने एक कौम की हैसियत से ही इन्हीं चैलेंजेस का मुकाबला भी करना है और अपने आप को मुत्तहद भी रखना है। हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस क्या मैसेज देते हैं। बिलाल अशरफ साहब, बजाय मैं एक्सप्लेन करूं कि हमारी कौम कहां कहां तकसीम है, क्या क्या दराड़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन दराड़ों को कैसे कम किया जा सकता है, क्या सोचते हैं आप? आई थिंक फ़िलहाल तो कुछ चीज़ें जो हम सबके हाथ में नहीं हैं और जिनके हाथ में हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को किस तरफ कहाँ लेके जा रहे हैं। बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम, जैसे हाजरा ने शुरू में भी बोला, आई थिंक हम इंडिविजुअल लेवल पे जहाँ जहाँ जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ही हम कर सकते हैं फ़िलहाल। और मुझे लगता है कि हम एक बहुत रेजिलिएंट कौम है और पाकिस्तान बड़ी सैक्रिफाइस से बना है और हम सब को पाकिस्तान दिलो जान से प्यारा है और हम इसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे चाहे किसी की मदद कर सकें, चाहे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, एज एक्टर्स, एज सिंगर्स, हम यही ट्राई कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। बिल्कुल आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती और दुनिया में आई थिंक अब एक्सपोर्ट होता है आपका जितना भी आर्ट है, चाहे गाने हैं, चाहे आपके प्रोग्राम्स हैं, ड्रामाज हमारे शुरू से बहुत इनक्रेडिबल है, फिल्म्स भी हम अच्छी बनाते हैं। तो ये आई थिंक हमारी कंट्रीब्यूशन एज आर्टिस्ट है। और इसके अलावा भी आई एम प्रीटी श्योर कि आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि जिनके हाथ में है कुछ करना, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा मैसेज है कि नहीं संभाला जा रहा तो किसी और को दे दें और अगलों को भी चांस दें। That's a precise message. So that is a precise message because you messed it all up. You've been messing it up for the longest time. So I think और जो भी है उसको मौका और चांस देना चाहिए। 30 साल का गन 3 साल में नहीं खत्म होता। ये सोचने की बात है। हाजरा जी, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम एक बड़ी पॉपुलेशन है, खुदा न खास्ता मसाइल बढ़ते हैं, टू बी श्योर हम इंडिया नहीं जा सकते, हमें कभी वेलकम नहीं किया जाएगा, हम अफ़गानिस्तान जाकर भी नहीं रह सकते, हम चाइना की तरफ भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि जो दोस्ती हिमालय से ऊपर है तो हिमालय की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हैं। ऑप्शन एक ही है कि हमने खुद दुरुस्त करना है और सही रहना है, अपने आप के साथ रहना है, अपने आप को मुत्तहद करके रहना है। आपका क्या मैसेज है? देखिए, पॉइंट इज कि अगर आप कहीं पे नहीं जा सकते, अगर आप कहीं और जाके काम नहीं कर सकते, तो आप तो अपने बाजू और अपना दिल और अपना दिमाग खुला रख सकते हैं ना। इट्स अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट टॉलरेंस। और टॉलरेंस में जो है आपकी सिर्फ फिजिकल टॉलरेंस, आपकी इंड्योरेंस, आपकी जो है रिलीजियस टॉलरेंस नहीं आती। टॉलरेंस जो होती है वो इंसानी सतह पे होती है, रिलीजन से भी पहले, पॉलिटिक्स से भी पहले। तो आई थिंक पहले जो है अपने अंदर अगर हम इंसानी सतह के ऊपर अगर हम सब्र और टॉलरेंस जो है ले आए तो काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। सेकेंडली,
बिल्कुल हम मतलब हर जो है मुल्क के लीडर्स होते हैं और हर मुल्क के जो है अलग कायदे और कानून होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें कभी भी किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए विदाउट एनी रिसर्च। अगर सबसे बड़ा फर्ज किसी भी इंसान का है तो वो अपने ऊपर है कि वो खुद को एजुकेट करे, कि वो अपना दिमाग खोले, कि वो अपने ओपिनियंस खुद बनाए, बजाय इसके कि अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के तो वो एक लाइन में चलते रहें सबके पीछे। तो इस चीज की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कमी है। एंड बिकॉज कि वी आर, हम लोग एज अ कॉम जो है हम लोग एक कॉलोनियल हैंगओवर में ही रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा गुलाम रहे हैं, कभी किसी ने आके रूल कर दिया, कभी किसी ने आके रूल कर दिया। तो आई थिंक हमें जो है ना ये चीज, ये जो टॉक्सिक पैटर्न जो है ये ब्रेक करने की बहुत जरूरत है, सो दैट हम इंडिविजुअली जो है प्रॉस्पर कर सके। बिकॉज एज ए नेशन तो आपको प्रॉस्पर करना होता है, लेकिन आपको इंडिविजुअली आपके लिए जो है आपको अपना चेहरा भी तो देखना होता है ना आईने में, तो आपको खुद को भी तो अच्छा लगना जरूरी है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमें सोचना ज़रूर चाहिए। हमारा मलिक साहिबा, आर्ट और आर्टिस्ट कैसे इस कौम को मुत्तहद रहने का सबक दे सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं, टीच कर सकते हैं, लेसन दे सकते हैं, कैसे उस डायरेक्शन में स्टीयर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में लाइक दोज हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल, लाइक दोज हु हैव फॉलोअर्स लाइक योरसेल्फ, या लाइक सो मेरे ख्याल से लाइक बिलाल जी, अशरफ, जिनके पास जितने फॉलोअर्स है, लाइक पीपल लुक अप टू देम। सो उनको चाहिए कि वो मैसेज अपने डायलॉग से, अपने वही सोशल मीडिया से अपने लोगों को कह सकते हैं, यूनिटी का, पेट्रियटिज्म का, लाइक उनको इत्तेहाद मुत्तहिद रहने का मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम पे सेलिब्रिटीज़ का तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज पार्ट है कि वो थोड़ा प्ले करें, क्योंकि जिनके भी जितने फॉलोअर्स हैं वो इस टाइम पे थोड़ा उनसे कर सकते हैं बात, ताकि जिस तरह आप देख रहे हैं वही बात कि पाकिस्तान से ही क्राइसिस में जा रहा है, लोग लड़ झगड़ रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। सो आई थिंक हमें इस टाइम पे ये उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमारे यहाँ जितने अगर सॉन्ग्स या कुछ जितना हम कर सकते हैं, लाइक यू नो, सो सॉन्ग्स या कुछ इस टाइप के बने, ताकि लोगों को थोड़ा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको किया जाए, जोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि भाई अभी आप अलग हो के तो कुछ भी नहीं कर सकते, अभी आप देखें कि आप मुल्क कैसे जा रहा है। सो आपको खुद तो यूनिटी लाइक आप में लानी होगी, तभी आप दूसरों का कर सकते हैं। आप देख लें कि किस तरह हम इंपोर्ट नहीं कर सकते कुछ भी, हमारे पास इंपोर्ट, आप वेब में देख लें कि हमारा 6.5 बिलियन पे हमारा ड्रॉप हुआ है। सो हम ना इंपोर्ट कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट क्या चीज़ें करें, हम तो बेसिक प्रोडक्ट्स भी वो करें। तो हम, मेरे ख्याल से इतना पाकिस्तान में क्राइसिस आ चुका है और इतना सब कुछ बुरे हालात चल रहे हैं। सो जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बहुत ज़्यादा मिलियन में फॉलोअर्स हैं, so वो यही मैसेज अपने अकाउंट से, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट से दे सकते हैं लोगों को, टू स्टे यूनाइटेड। सो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सिट बैक नहीं कर सकते आप। चौर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्राइसिस में है मुल्क, यहाँ नफ़रतें हैं, यहाँ गालियाँ दी जाती हैं, सरेआम गालियाँ दी जाती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। मैं जैसे मोहतरमा से कह रहा था कि हम कहीं नहीं जा सकते, हमने इधर ही रहना है, ना हम इंडिया एक्सेप्ट करेगा, हम अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते, चीन और पाकिस्तान के दरमियान हिमालय जैसा दोस्ती का पहाड़ है, वो भी समंदर बचता है, उधर भी नहीं जा सकते। तो क्यों ना हम मुत्तहद होकर रहें, कैसे हम आपस में नफ़रतें, रंजशें ख़त्म करें। आज तो ईद का दिन है, मिलने का दिन है। पर ऐसा देखें, सिर्फ एक ही तरीका होता है रंजिशें ख़त्म करने का, वो होता है मुज़ाकरात, डायलॉग। पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि यहाँ पे डायलॉग फोत हो गया हुआ है। हम फैसला पहले करते हैं, बात बाद में करते हैं, और फिर सज़ा भी पहले ही सुना देते हैं। हम ये फैसला कर देते हैं कि ये पराचा हैं तो ये तो ठीक नहीं हो सकते, या ये गुजर हैं ये तो कैसे ठीक हो सकते हैं, या ये शिया है ये तो बल इसको तो बस गर्दन उतार देनी चाहिए, ये सुन्नी है बल इनको तो सबको कत्ल कर देना चाहिए। ये देखें, पहले फैसला किया जा रहा है, डायलॉग नहीं किया जा रहा। तो याद रखें कि अल्लाह ताला भी हशर के दिन है, वो मुर्दे को उठाएगा, उठा के उससे पूछेगा। और अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है ना जी, हर चीज़ रिकॉर्डेड है कि इसने क्या किया, लेकिन फिर भी उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने जो जितने गुनाह हैं या गलतियां हैं उनका बाकायदा एतराफ़ करके उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करे। और अगर कुदरत उस वक्त राज़ी हो जाती है, अल्लाह ताला उसकी बात मान लेता है, तो उसको भी माफ़ किया जा सकता है। यानी अल्लाह ताला इतनी गुंजाइश छोड़ता है। वो डायलॉग हशर के दिन भी करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि हम किसी के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग मैसेज कर देते हैं और उसमें वो पहले ही कह देते हैं कि आप मुनाफिक हैं,
तो भाई मुझसे पूछ तो लो यार, या आप फलां पार्टी के साथ मिले हुए हैं, या आप बिके हुए हैं, या आप काफिर हैं, ये तक कह देते हैं लोग सारे, और आपको मौत का दिन याद नहीं है वगैरह वगैरह। भाई उससे पूछ तो लो कि क्या वाकई उसके साथ वो चले हो सकता है तो किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के, मेरा ख्याल ये है कि आप डायलॉग करें भाई, दूसरे के साथ बात करें, ये बड़ी अच्छी बात करेंगे तो तब सोसाइटी खुलेगी, तब आगे बढ़ेगा। इसी चीज को कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन खुली रहनी चाहिए, वो सियासी जमातें हों, वो मुआशरे के ग्रुप्स हों, या मुआशरा ओवरऑल हो। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया बिलाल अशरफ साहब, आपने वक्त निकाला। हाजरा यामीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आई। नादरीन, एक बार फिर आपको हम ईद मुबारक कहते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।